अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रब्बास। दिस इज़ आवर डे 7 and today I will discuss branches of biology and the tarbiyah message that we were discussing, self-organization. Okay, so let's start. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तरबिया मैसेज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेल्फ़ ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक, अब सेल्फ़ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एक सेल्फ़ ऑर्गेनाइज्ड पर्सन क्या होता है और सेल्फ़ ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज़रूरी है। यानी एक ज़्यादा प्रोडक्टिवली और कंस्ट्रक्टिव वे में काम करने के लिए और अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए और बेहतरीन फ़ायदा उठाने के लिए अपने वक्त से, ठीक है, उसके लिए सेल्फ़ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक सेल्फ़ ऑर्गेनाइज्ड पर्सन कौन होता है? द वन हु इज़ एबल टू प्लान थिंग्स केयरफुली एंड कीप थिंग्स नीट। ठीक है, यानी वो केयरफुली और बिफोर हैंड अपनी चीज़ों को प्लान करता है और हर चीज़ को नीट रखता है। तो इसके अंदर हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि आप एक डायरी रखें अपने पास, ठीक है। और उसमें फ़र्स्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था वो ये कि आप जो भी काम करना चाहते हैं द नेक्स्ट डे आपने रात को उन तमाम कामों की एक लिस्ट बना लेनी है, उन टास्क्स की, और आपने उनको उनके मेन यानी पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं कि आप ये काम करना चाहते हैं। ठीक है, इस पे हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी पिछले लेक्चर में। और फिर उसमें मैंने आपको मज़ीद बताया था कि स्टार्ट फ्रॉम योर बेड, कि अपने बिस्तर से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, और उसमें क्या करना है वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। अब आज जो हमने अपना अगला पॉइंट डिस्कस करना है वो है लीव द वॉशरूम इन गुड स्टेट आफ्टर यूजिंग। ठीक है, अब देखें वॉशरूम एक बहुत अहम यानी ये भी एलिमेंट है, क्योंकि सब ने यूज़ करना होता है, यानी वो तो यूज़ करना ही है सब ने। तो वॉशरूम में जब आप जाएं तो अगर तो इस तरह से है कि यानी आपके छोटे बहन भाई हैं, ठीक है, या कोई भी बड़ा भी हो सकता है, तो उसने अगर टूथपेस्ट का ढक्कन खोल के रखा हुआ है या शैम्पू की बोतल गिरी हुई है, ठीक है, या कुछ भी इस तरह से है, तो आप उन चीज़ों को उनकी प्रॉपर प्लेस पे आप रख दें। ठीक है, एक तो ये काम करें। दूसरा ये कि जब आप वॉशरूम यूज़ करें उसके बाद उसको ऐसी स्टेट में छोड़ के आएँ जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप जाएं तो वो वॉशरूम उस तरह से क्लीन हो। ठीक है, यानी दूसरों के लिए आपने परेशानी का और अज़ियत का बायस नहीं बनना। अब चाहे आप घर का वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई पब्लिक आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी स्कूल और कॉलेज वगैरह में यूज़ कर रहे हैं, तब भी आप इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखें कि अच्छे तरीके से पानी बहा के आएँ और यानी हर चीज़ को नीट एंड क्लीन छोड़ के आएँ अपने फ़ेलोज़ के लिए, ताकि आपकी ज़ात से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, उनको कोई मतलब बैड फीलिंग ना आए। तो ये भी आप इससे भी एक सेल्फ़ ऑर्गेनाइजेशन होगी, प्लस यानी आप इस तरह से साफ़ सुथरे रह पाएंगे। तो ये आपने करना है, ठीक है। और प्लस आप के अगर छोटे बहन भाई हैं आप उनको ये चीज़ सिखाएं, और अगर कोई बड़ा मुझे सुन रहा है जिनके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को शुरू में ही ये चीज़ सिखाएं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज और सोर्स ऑफ गाइडेंस उसके पेरेंट्स और उसके बड़े बहन भाई जहाँ यही होते हैं। तो इस वजह से आप उनको जब शुरू से ही ये चीज़ें बताएंगी ना, तो उन्होंने आपसे ही सीखना है, आपको देख के ही सीखना है। तो आप कई पेरेंट्स यानी लाड प्यार में कहते हैं कि नहीं बच्चा अभी छोटा है तो बाद में यानी बड़ा होकर सीख लेगा। तो नहीं, आप उनको स्टार्टिंग से ही ये चीज़ करवाएं।
कि बेटा इस तरह से आपने यूज़ करना है, हर चीज़ को प्रॉपर प्लेस पे इस तरह से आपने रखना है, ठीक है, इस तरह आप अच्छे तरीके से हाथ धो के आएँ। हर चीज़ उनको शुरू में ही सिखाएं, क्योंकि वो चीज़ जो शुरू में वो सीखेगा वो उसको फिर याद रखेगा। प्लस छोटे बच्चों को आप इंसेंटिव्स दिया करें, ठीक है। यानी ज़रूरी नहीं कि आप उनको कोई महंगा गिफ्ट लेके दें या कोई छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा अगर वो भी नहीं तो आप उनको जस्ट यानी एक थपकी दे देंगे ना, एक शाबाश की, और आप उनको कहेंगे कि बेटा आपने अच्छा काम किया है। उनके लिए क्लैपिंग करवा दें, चाहे आपका बेटा है या बेटी या छोटा भाई है या बहन, जो भी वो काम करता है अच्छा काम करता है, आप उसके लिए क्लैपिंग करवाएं कि अच्छा काम किया है, ठीक है, वेल डन। तो वो फिर वो आगे से उनको यानी मोटिवेशन मिलेगी, वो मज़ीद ऐसा अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो ये एक तो, और हाँ, अगर आप लोग टीनेजर्स हैं, आपको ये चीज़ नहीं सिखाई गई तो अभी से सीखें आप कि आपने सेल्फ़ ऑर्गेनाइज़ ख़ुद को, यानी सेल्फ़ ऑर्गेनाइज़ आपने होना है। तो ये आपके लिए, अगर आप वाकई सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो अगला पॉइंट है वो है लर्न टू कीप थिंग्स इन राइट प्लेस, कि हर चीज़ को प्रॉपर प्लेस पे रखें। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इसको भी आपने छोटे बहन भाइयों को सिखाना है कि आप पहले ख़ुद चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पे रखना सीखें। अपने वापस आके स्कूल से, कॉलेज से अपना यूनिफॉर्म, शूज़, बैग वगैरह जो भी आपने घर में जगह बनाई हुई है, यानी कोई अलमारी है या कोई टेबल डेस्क वगैरह है, तो आप उसको वहाँ पे प्रॉपर प्लेस पे रखें। छोटे बच्चे वैसे भी देख के सीखते हैं, तो वो भी आपको देख के आपके छोटे बहन भाई वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह हर चीज़ को उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखें, हर चीज़ को उसका हक देना सीखें। लर्न टू गिव हक टू द थिंग्स यू यूज़, ठीक है। अब जैसे आप ने खाना खाया, ठीक है, आप या पानी पिया है आपने, या आपने वैसे कोई और चीज़ फ्रूट खाया है या चिप्स वगैरह खाए हैं, तो अपना रैपर वगैरह उठा के वो भी डस्टबिन में फेंकें। प्लस जो बर्तन आपने यूज़ किए हैं, कोशिश करें, चाहे आप लड़का है या लड़की हैं, ठीक है, वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, यानी डोंट हेजिटेट टू बी रिस्पॉन्सिबल, कि आपने जो चीज़ें यूज़ की हैं उनको उठा के किचन में रख के आएँ, जो रैपर्स हैं उनको डस्टबिन में फेंक दें। इससे एक तो दूसरों पे बर्डन कम होगा, यानी आपकी अम्मी हैं या आपकी बड़ी बहन है तो उसके ऊपर एक तो बर्डन कम होगा, प्लस आप दूसरों की तरफ आपका इम्प्रेशन भी अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक स्किल है कि इससे भी आप में जो सेल्फ़ ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है वो डेवलप होगी, ठीक है। उसके बाद ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप जब अभी से इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ इंसाफ करेंगे, ठीक है, उनको उनका हक देंगे, उनको उनकी प्रॉपर प्लेस पे उनको रखेंगे, तो फिर आप बड़े बड़े मैटर्स में, अहम मामलात में भी आप ये काम करना सीख जाएंगे, ठीक है, फेयरनेस आप में आ जाएगी। तो ये था हमारे ये 4 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स सॉरी हमने डिस्कस कर लिए। 4th पॉइंट है डोंट प्रोक्रेस्टिनेट और डिले, यानी जो काम आपने रात को सेट किया था, जो भी गोल सेट किया था कि हमने ये करना है, या जो काम आपको सौंपा गया है, कोशिश करें कि आप उसको टाइम पे, उसी टाइम पे कर लें। यानी ये ना करें कि अच्छा करती हूँ, अभी करती हूँ, थोड़ी देर बाद करती हूँ, तो फिर उससे क्या होता है कि वो यानी वो पोस्टपोन हो जाता है। तो ऐसा ना करें। ये भी होगा कि आपने जो लिस्ट बनाई होगी वो हर दफ़ा मतलब वैसा वो पूरा नहीं होगा, वो सारे टास्क जो आपने सोचे थे कि ये मैं आज कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। तो यानी कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, अंदर कोई गेस्ट आ गए हैं, कुछ और इमरजेंसी हो गई, तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो डोंट डिले, आज का काम कर पे मत छोड़ें, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, ख़ुद के साथ ऑनेस्ट हों कि मैं जो ये सारे काम कर रही हूँ वो अपने लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कि यानी मैं रिस्पॉन्सिबल होना चाह रहा हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ को बेहतरीन गुजार सकूँ। जब आप ये चेंजेस अपने अंदर लेकर आएंगे तभी तो आप दूसरों को चेंज कर सकेंगे ना। हम लोग सारे यही सोचते हैं कि फ़लाँ के अंदर ये आदत ठीक नहीं है, यानी उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, या फ़लाँ की आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, ठीक है, या मैं ये दुनिया में तब्दीली लाना चाहती हूँ या चाहता हूँ।
तो बाहर तब्दीली लाने से पहले हमें अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से पहले ख़ुद से ऑनेस्ट हों। अब ये जो सब हम करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, इनको आप समझें और इन पे अमल करने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो इससे देखेंगे आप में क्या क्या क्वालिटीज़ आएंगी। आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, केयरफुल होंगे आप। इसके अलावा फेयर पर्सन और जस्ट पर्सन बन जाएंगे आप। उसके बाद नफासत पसंद हो जाएंगे आप, ठीक है। आपके अंदर यानी यू विल लव टू बी क्लीन, ठीक है। उसके बाद आप केयरिंग होंगे, केयरिंग की एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। आप दूसरों का ख्याल रखने वाले होंगे कि आपको दूसरों की थकावट का भी एहसास है, आप अपना काम खुद कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है दर्द दिल, कि आप यानी ऐसे इंसान बन जाएंगे जो दर्द दिल रखते हैं। तो यानी जो दूसरों की फीलिंग्स, उनके दर्द का, उनकी थकन का एहसास करते हैं, ठीक है। इसमें मुझे एक शेर याद आ रहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूँ बयां। यानी इंसान को पैदा ही इसलिए किया गया है कि वो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके और उसके लिए कुछ अच्छा कर सके, उनके फ़ायदे के लिए, ठीक है, उनके दर्द का अजाला कर सके और उनके दर्द को हल्का कर सके, ठीक है। वरना अगर सिर्फ अतात करनी होती तो उसके तो फ़रिश्ते थे, करू बयां करूबी से निकला, इसका मतलब होता है मुकर्रब फ़रिश्ते, तो उसके तो फ़रिश्ते थे। तो इस वजह से इंसान को दर्द दिल के लिए पैदा किया गया है। तो ये भी क्वालिटी आपके अंदर इंशाअल्लाह डेवलप हो जाएगी। ये काम देखें मुश्किल नहीं है, बहुत छोटे छोटे से काम हैं और आसान से हैं, बस हमने इनको करने की कोशिश करनी है और अल्लाह ताला से मदद मांगे, इंशाअल्लाह आप इनको कर लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सेल्फ़ ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं उन पे अमल करने की कोशिश करें। एंड रिमेंबर, सेल्फ़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ गुड ह्यूमन, ठीक है। तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए ये करना पड़ेगा हमें। ओके जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। अब हमारी 8 ब्रांचेस को हमने डिस्कस कर लिया था टेक्सोनॉमी तक। अब जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी का जो वर्ड है, इसका वर्ड ओरिजिन अगर हम देखें तो पेलियो, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है। पेलियो मीन्स ओल्ड और एंशियंट, और ओंटा मीन्स बीइंग, ठीक है, एंड लोगी मीन्स टू स्टडी। सो पेलियंटोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बेस्ड ऑन द फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स की बुनियाद पर ज़मीन की तारीख़ का मुतालिया, ज़मीन पे मौजूद ज़िंदगी की तारीख़ का मुतालिया पेलियंटोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि फॉसिल्स क्या होते हैं, ठीक है। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड सिंगल सेल्ड लिविंग थिंग्स that have been replaced by rock material or impressions of organisms preserved in the rock। तो तमाम ऑर्गेनिज़म्स जो मर चुके हैं, ठीक है, उनके जो रिमेन्स हैं, ठीक है, उनके कुछ बाकियात जो चीज़ें बच गई हैं, तो चाहे वो बोन्स की शक्ल में हो या इम्प्रेशंस की शक्ल में हो जो रॉक्स के ऊपर प्रिजर्व हो गए हैं, ठीक है। तो या कुछ यानी इम्प्रेशन में निशानात जो हैं, तो इस शक्ल में जो चीज़ें हमें मिलती हैं उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। और फॉसिल्स के मुताले से ही हम लोगों को ज़मीन की हिस्ट्री का पता चलता है, ठीक है। हमारा पास्ट में क्या क्लाइमेट था ज़मीन पे उसका हमें पता चलता है, और पहले के जो लोग थे या जो एनिमल्स थे वो क्या थे, किस तरह थे, ठीक है, उनका हमें पता चलता है। तो इस वजह से पेलियंटोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रांच है। अब जैसे देखेंगे वादिया सिंध में जो तहज़ीब दरियाफ़्त हुई मोहनजोदड़ो, तो ये जो मोहनजोदड़ो तहज़ीब है ये 4,500 साल पुरानी है, ठीक है। और ये यानी इसके अंदर हम ये कैसे यानी ये शहर दरियाफ़्त हुआ और हमें इसके बारे में पता चला, तो ये सारा पेलियंटोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डायनासोर्स हैं जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में
एग्जिस्ट करते थे, तो उनका भी हमें इन्हीं पेलेंटोलॉजी से ही पता चला है। तो इस तरह से पेलेंटोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने पास्ट को, यानी अर्थ पे जो चीज़ें थी अर्थ के पास्ट को जानने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से हम इसका मुतालिया करते हैं। ओके, नेक्स्ट ब्रांच इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि माहौलियाती जो बायोलॉजी है उसका हम इसमें मुतालिया करेंगे, यानी इट स्टडीज़ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज़म्स एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी जानदारों और उनके माहौल के दरमियान जो उनके इंटरेक्शंस हैं, यानी जानदारों के जो इंटरेक्शंस हैं उनके माहौल के साथ, तो उसका मुतालिया हम इसके अंदर करते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, यानी हम क्यों इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जानदारों का क्या इंटरेक्शन हो रहा है माहौल के साथ, क्यों हम पढ़ते हैं कि जो जानदार हैं ऑर्गेनिज़म्स, उनके ऊपर माहौल का असर होता है। ठीक है, उसको भी हम इसके मदद से एग्ज़ामिन करते हैं। प्लस जो जानदार हैं लाइक जो ह्यूमंस हैं, तो हमारी वजह से क्या इम्पेक्ट हो रहा है माहौल के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, तो इस सब का मुतालिया हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी स्टूडेंट्स की हेल्प करती है कि उनके अंदर इन्वायरमेंटल स्किल्स डेवलप हो जाएं, ताकि वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके और उनको डिफ़ाइन कर सके। ठीक है, जैसे पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इस सब को फिर जब वो इसका मुतालिया करेंगे इस ब्रांच का, तो फिर वो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे, डिफ़ाइन कर सकेंगे और होपफुली उनके सॉल्यूशंस भी तलाश कर सकेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ जहन में आती है कि माहौल किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की बात की है, तो इन्वायरमेंट क्या होता है। सो इन्वायरमेंट इज़ बेसिकली अ कंप्लीट रेंज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। ठीक है, जिसमें एक जानदार रहता है, उसके गिर्द जितनी भी तमाम कंडीशंस हैं, बैरूनी जो चीज़ें हैं, और यानी जिसमें जिन्होंने एक ऑर्गेनिज़म को घेरे हुआ है, तो वो सारी चीज़ें उसका माहौल होती हैं, इन्वायरमेंट कहलाती हैं। ठीक है, अब इन्वायरमेंट के भी कंपोनेंट्स हैं कि इन्वायरमेंट किन चीज़ों से बना है। तो इन्वायरमेंट में दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक यानी लिविंग एंड एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग। ठीक, अब जो बायोटिक फैक्टर्स हैं या बायोटिक कंपोनेंट, इसमें तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं वो आती हैं, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, ये सारे बायोटिक में आते हैं। एबायोटिक में आता है सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच एंड मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एबायोटिक में आती हैं। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इसलिए भी अहम है कि ज़मीन के जो रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए भी इसका मुतालिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस हमारा जो फ्यूचर है वो भी इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरह से जो इश्यूज़ हैं हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और जितने भी ह्यूमन एक्शन की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, माहौल के ऊपर जो असरात हो रहे हैं, तो उन सब का मुतालिया भी हम इसके ज़रिए करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, यानी राइट बिफोर आवर आइज़ climate is changing and our earth is not the same planet anymore. It's becoming different planet due to our actions, due to human actions. तो जब हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को स्टडी करेंगे तो हम फिर इन इश्यूज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये ब्रांच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ब्रांच विच इज़ सोशियो बायोलॉजी। सोशियो वर्ड सोसाइटी से निकला है। ठीक है, सोशियो बायोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट एम्स टू एग्जामिन सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़, यानी उन एनिमल्स के सोशल बिहेवियर को स्टडी करना जो सोसाइटीज़ बना के रहते हैं। ठीक है, जो ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं, तो उसका मुतालिया हम सोशियो बायोलॉजी में करते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो है कि सोशल बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ सोशल बिहेवियर? So social behavior is defined as interactions among individuals, normally within the same species, that are beneficial to one another.
यानी सोशल बिहेवियर क्या हुआ कि एक ही स्पीशी के जो जानदार हैं उनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है, जो उनके लिए बेनिफिशियल होता है, उसको हम कहते हैं सोशल बिहेवियर। अब बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सोसाइटीज़ बना के रहते हैं, ठीक है, ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं, लाइक क्रोज, आंट्स, बीज, पेंगुइन्स, वुल्व्स, एलिफेंट्स एंड ह्यूमंस ऑफ कोर्स। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं ये इनको हम कहते हैं सोशल एनिमल्स। तो इन सब का मुतालिया हम सोशियो बायोलॉजी में करते हैं। आप जब भी सोशियो बायोलॉजी को सर्च करेंगे आपको उसमें एडवर्ड ओ विल्सन का नाम मिलता है। इन्होंने सोशियो बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया, तो इस वजह से एडवर्ड ओ विल्सन को फादर ऑफ सोशियो बायोलॉजी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये तीनों ब्रांचेस समझ आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर with your friends and family, and please subscribe. जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसनुल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।